हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 71वीं बीपीएससी के लिए पीवाईक्यूज के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसी ऑर्डर में हम सबसे पहले साइंस एंड टेक के क्वेश्चन शुरू करेंगे और साइंस एंड टेक में भी हम सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शंस को देखेंगे। हमें ऑब्वियसली पता ही है कि पीवाईक्यू उसका कितना महत्व है और आज से आपको पता ही है कि काफ़ी कम डेज बाकी हैं बीपीएससी के लिए। तो अगर जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है उसको भी देखना है, उसको भी पीवाईक्यूज कहीं से भी करना है, इस चैनल से या कहीं से भी करना है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो आप मान के चलिए कि किताब पढ़ने का टाइम आपके पास बहुत कम है। और जो बीपीएससी में साइंस एंड टेक के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड होते हैं। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप सभी लोग कहीं से भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज को ज़रूर देखें, पढ़ें देखें या कैसे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का ही है। कॉन्सेप्ट अब आपके पूरे हैं नहीं हैं, अंत में आपको पीवाईक्यूज के थ्रू ही कंसेप्ट को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपके नहीं पूरे हैं तो, और आपके पूरे हैं तो भी आपका कंसेप्ट जो प्रॉपर बिल्डअप होगा वो कैसे होगा, पीवाईक्यूज करने के थ्रू। आप पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है ये। तो 71वीं बीपीएससी जैसे आपको पता ही है 13 सितंबर से एग्ज़ाम है उसका, और मेरे ख्याल से 2000 प्लस सीट्स हैं, जिसमें से 70 to 75 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही प्रीवियस ईयर से आते हैं, और साइंस के तो 30 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन एकदम से पीवाईक्यूज से आते हैं। तो अपने इस चैनल पे हम 10 अगस्त से हम एक कोर्स, प्रॉपर कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। अपने ऐप पर सिलेक्ट सिविल्स हमारा ऐप है, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए और वहाँ पे हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू जो है सारा कंप्लीट कराएंगे। उस ऑर्डर में हमने यूट्यूब पर आज सबके लिए एक साइंस एंड टेक का बायोलॉजी सेक्शंस का हमने ये पीवाईक्यू शुरू किया हुआ है। तो थैंक यू। और हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखते हैं। बायोलॉजी में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक तो थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, और कुछ जो हैं फैक्चुअल हैं और थोड़े इसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो मेनली कुछ प्योर कंसेप्चुअल हैं, कुछ फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो प्योर और प्योर कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें कुछ भी जो है फैक्ट आपको नहीं रटना है। तो और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको फैक्ट भी मोस्टली ध्यान रखना है। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से अगर आपने याद कर लिए और बार बार देखते रहें, गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए पहला क्वेश्चन छोड़ते हुए हम बाद में करेंगे। हम थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन करने के बाद हम फिर से पहले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ओके, तो हम जो सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं वो है ये। दिस इज द फर्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द वैस्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सब में से जो वैस्कुलर प्लांट है या संवहनी पौधे हैं, देखिए चूंकि हमारा ये मेनली हमारा फोकस है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, बहुत प्रॉपर यूट्यूब पे नहीं है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को फोकस किया हुआ है। लेकिन हम साथ साथ क्वेश्चंस का जहाँ तक हो सकता है हिंदी में भी ट्रांसलेशन हमने दे रखा है आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है इस ऑर्डर में, वैसे तो 14वां है, लेकिन हम इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो ये है कि वैस्कुलर प्लांट कौन से हैं, या जिनको हिंदी में बोलते हैं संवहनी पौधे क्या हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है मॉस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, फर्न, आपको बताना है। तो अगर आप गेस पॉज करके चाहें तो गेस करें, या चाहे तो मैं बताता हूँ। देखते हैं क्या जो हम इसमें देख रहे हैं, जिसमें जो फर्न है, फर्न ये वाला जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अ वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट, तो ऑब्वियसली कुछ वैस्कुलर हैं तो कुछ नॉन वैस्कुलर भी होंगे। इफ देयर इज समथिंग वैस्कुलर देन देयर मस्ट बी नॉन वैस्कुलर, कुछ नॉन वैस्कुलर होंगे। तो इसका मतलब जो बाकी तीनों हैं वो कैसे हैं, नॉन वैस्कुलर हैं, और सिर्फ फर्न क्या है, वैस्कुलर है। तो अब हमने तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन हम सीधा सीधा देखते हैं कि कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन के थ्रू हम बाकी और जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बिल्डअप करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं वो जानना हमारे जरूरी है। उसी ऑर्डर में हम वैस्कुलर प्लांट्स को भी पढ़ सकते हैं, नॉन वैस्कुलर को भी पढ़ सकते हैं। हम थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, फंजाई, आप अमीबा, एंटमीबा, जो भी आप नाम सुनते हैं वो किसी न किसी एक ब्रॉडर पिक्चर में क्लासिफाइड है। तो अब कैसे वो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले शुरू किया था उसको एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या किया था, सोक्रेटिस ने बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो प्लांट्स या जो एनिमल पानी में रहते हैं और जो पानी में नहीं रहते हैं, दो टाइप के डिवाइड किए थे। लेकिन अब इसमें देखिए कितनी गलती है। क्या व्हेल और ऑक्टोपस एक ही जैसे हो सकते हैं? हालांकि रहते दोनों पानी में हैं, लेकिन कोई सिमिलरिटी है सिवाय पानी में रहने के अलावा? क्या उनके पास कोई सिमिलरिटी है? तो ऑब्वियसली वो क्लासिफिकेशन गलत हो गया। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये क्लासिफिकेशन
ऑब्सोलीट हो गया। तो हम जब साइंटिफिक तरीके से हमने शुरू किया तो उस ऑर्डर में 3 वैज्ञानिक, 3 साइंटिस्ट आते हैं। उनका नाम मैंने लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा मुझे बार बार लिखना ना पड़े और आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, देखना ना पड़े। तो पहला इस हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस। इसमें जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन है, इसमें जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन है विटेकर का क्लासिफिकेशन है। इन्होंने पूरे एनिमल के, पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। 3 वैज्ञानिक हैं, अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर। इनका भी कोई रोल, सबका तीनों का है, पर मेन रोल किसका है? रॉबर्ट विटेकर का। जब भी आपको पूछे किसने क्लासिफाई किया है तो आंसर होगा रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, छोटे हो बड़े हो, यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, सबको 5 किंगडम में, 5 किंगडम से क्लासिफाई किया। वो कौन 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 सी किंगडम है? मोनेरा है, देर इज मोनेरा, देर इज प्रोटिस्टा, देर इज फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमिलिया। प्लांटे को प्लांट बोलते हैं, एनिमिलिया को एनिमल्स बोलते हैं। तो इसी ऑर्डर में हम देखेंगे कि प्लांट का ही एक क्लासिफिकेशन है वैस्कुलर प्लांट। तो वो क्वेश्चन आपका वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अच्छा, बेसिस क्या लिया गया, किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं? जैसे सोक्रेटिस या अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था कि आप लैंड पे रहते हो कि वाटर पे रहते हो, तो वो तो ऑब्वियसली गलत था। आपको दिखा कि ऑक्टोपस और व्हेल्स किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। या लॉयन, ऑब्वियसली लॉयन और मंकी में कितना ज़्यादा अंतर है, हालांकि दोनों रहते तो लैंड पर हैं। तो हम आते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर पर, प्योर बायोलॉजी पर आते हैं, वो है सेलुलर क्लासिफिकेशन। तो बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का, एक है हमारा सेल स्ट्रक्चर, फिर है मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 बेसिक पार्ट हैं कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, नहीं है। दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका है कि मोड या सोर्स, न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, खुद बना लेते हैं, सनलाइट से बना लेते हैं, या मतलब हेटरोट्रॉफ हैं, प्लांट को कंज्यूम करके, एनिमल्स को कंज्यूम करके बनाते हैं। तीसरा उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इस इन 3 बेसिस पे विटेकर ने क्या किया था, ये 5 किंगडम बनाए थे। उसमें उस ऑर्डर में वोस ने क्या किया था कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था उन्होंने। विटेकर के जो पहला किंगडम था मोनेरा, अभी मैं आपको बताऊंगा, उनको 2 फर्दर पार्ट में इंप्रूवमेंट किया था। 2 फर्दर पार्ट में मोनेरा को डिवाइड कर दिया था। विटेकर ने माना था कि मोनेरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, पर उन्होंने कहा नहीं, 2 टाइप के होते हैं। वोस ने कहा कि मोनेरा 2 टाइप के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और ईयू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया याद रखना है और ईयू बैक्टीरिया, हैं दोनों मोनेरा, लेकिन वो उसने क्या किया कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और ईयू बैक्टीरिया। दिस इज आर्किया, या आर्के बैक्टीरिया को आर्किया कहते हैं और ईयू बैक्टीरिया को सिंपली बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, तो ये 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन हो गया। अब चूंकि किंगडम सबसे बड़ा था तो फर्दर डिवीजन किया गया लेवल्स में। जैसे ये किंगडम में डिवाइड था, अगला हमने लेवल में डिवाइड किया। अब लेवल में सबसे ऊपर टॉप लेवल पे किंगडम थे, फिर फाइलम थे, एनिमल्स के लिए हम फाइलम बोलते हैं, और डिवीजन के लिए प्लांट्स। यानी किंगडम के बाद या तो फाइलम आएगा या तो डिवीजन आएगा। फाइलम प्लांट्स एनिमल्स के लिए आएगा, फाइलम आएगा एनिमल्स के लिए, और डिवीजन आएगा प्लांट्स के लिए। फाइलम आएगा एनिमल्स के लिए, डिवीजन आएगा किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगला जो है वो है क्लास, फिर है हमारा ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर उसके बाद से जीनस, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिजम्स की वो है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड कर सकते हैं और एक प्रोजेनी पैदा कर सकते हैं, वो स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम। यानी 7 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके क्लासिफिकेशन के 7 लेवल हैं। 5 किंगडम को 7 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है हमने। ठीक, उसी ऑर्डर में हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मोनेरा सबसे पहला जो किंगडम है वो क्या है? मोनेरा है। हमें मेनली किंगडम ही देखना, फाइलम, डिवीजन, क्लास बहुत ज़्यादा डीप है, वो हमें नहीं देखना, वो क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है। तो हम सबसे पहले मोनेरा को, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमिलिया को देखते हैं। ठीक, उसी ऑर्डर में सबसे पहला हमारे पास क्या है? मोनेरा। मोनेरा की प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा देखिए, अब ध्यान दीजिए, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें ऑब्वियसली सब में सेल तो प्रेजेंट होगी, पर कुछ में सेल में न्यूक्लियस होगा और कुछ में सेल न्यूक्लियस होगा, कुछ में न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं कि न्यूक्लियस होने और नहीं होने से बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है, कि डिवीजन ही अलग बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम सेल के अंदर हो रहे होंगे वो बड़े सेपरेट वे में होंगे, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसमें जो उस तरीके से क्लासिफाइड वे में जो बायोलॉजिकल फिनोमिना हो रहे होंगे सेल के अंदर, उतना क्लासिफाइड नहीं होंगे। अब इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस सेल की, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं कि उसमें सेल के न्यूक्लियस डिफाइंड है या नहीं है। मतलब सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ एक न्यूक्लियस है और किसी में न्यूक्लियस नहीं है। तो जिनमें सेल में न्यूक्लियस है उनको बोलते हैं ईयू बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक।
ठीक, और इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रीवियस, तो ये पहले आए थे, ये बाद में आए थे, इस सेंस में। ईयू का जहां भी ईयू शब्द आपको दिख जाए, प्रीफिक्स दिख जाए, उसका मतलब होता है एडवांस्ड। ईयू का क्या मतलब होता है? एडवांस्ड। और प्रो का मतलब होता है कि स्टार्टिंग लेवल में या स्टार्ट हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए थे वो प्रोकैरियोटिक थे, उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, वेल डेवलप नहीं था। लेकिन ईयू में जो था वो एडवांस न्यूक्लियस होते थे, मतलब न्यूक्लियस प्रॉपरली वेल डिफाइंड था। उसी ऑर्डर में सबसे पहले जो मोनेरा होते हैं, ऑब्वियसली सिंपलिस्टिक है, जितना सिंपलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है उतना ही ज़्यादा वो जितना पुराना ऑर्गेनिज्म है वो उतना ही सिंपल है। तो मोनेरा बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, धरती पे वन ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज थे जो धरती पर आए। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपल है, ऑब्वियसली सबसे सिंपल सिस्टम्स को एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर के लिए सबसे आसान है। लेकिन जैसे जैसे नेचर इवॉल्व हुई, चीज़ें इवॉल्व हुई, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स हो गए। तो जैसे हम सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, ब्रेन हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम बहुत लेटर एज में, यहाँ तक कि मॉडर्न जो ह्यूमंस है वो 10,000 15,000 ईयर पहले ही इवॉल्व हुआ है। जबकि ओवरऑल लाइफ जो है हमारी 3.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है धरती पर। और ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15,000 साल पुराने हैं, मॉडर्न ह्यूमंस जो आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स थे। तो जो सिंपल थी चीज़ें पहले आ गई, और जो कॉम्प्लेक्स थी वो बाद में आती चली गई। तो उसी तरीके से मोस्ट सिंपलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा है। मोनेरा में ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते जैसे बाकी के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होते हैं। ना न्यूक्लियस डिफाइंड है, ना ऑर्गन्स, जो सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, वो डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इन एक चीज़ और देखनी है कि ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सॉरी ये मल्टी सेलुलर नहीं होता। ऑब्वियसली इतने सिंपल है तो मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जो होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। इसमें दो चीज़ें और हैं। अब सेल्स है तो सेल के अंदर हम पढ़ेंगे सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। मोनेरा में कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया, मैंने आपको, कि एक सेल स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का बेसिस, और एक बेसिस क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड या सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सेल स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि किसी में सेल वॉल है ज़्यादा, लगभग क्या सारे ही सारे मल्टी यूनिसेलुलर हैं, किसी में सेल वॉल है और किसी में सेल वॉल नहीं है। अगला जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब सन की लाइट को एक फिजिकल चीज़ को बायोलॉजिकल चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कीमियोसिंथेसिस बोलते हैं, केमिकल के थ्रू अपना फूड बना सकते हैं। तो जो फूड खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो खुद फूड नहीं बना पाते हैं जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक, दोनों तरीके से। कुछ ऐसे मोनेरा होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड नहीं बना पाते, उनको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बैक्टीरिया। सबसे पहला एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल मोनेरा का क्या है? बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आप समझ गए ना? क्योंकि डिफाइंड ही है मोनेरा ऐसे ही, कि मोनेरा सारे वो ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या होते हैं? मोनेरा होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या हो गया? मोनेरा। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनिज्म डिफाइंड नहीं होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल सिंथेसिस करके फूड बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे, और ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसी तरीके से सबसे एक मोनेरा है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको साइयानोबैक्टीरिया कहते हैं। साइयन का मतलब ही होता है ब्लू, इसीलिए साइयानोबैक्टीरिया करते हैं। उसी तरीके से एक सबसे धरती पे जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्म। याद रखना है आपको, माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये मोनेरा का डिवीजन ये हो गया। मोनेरा में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी इनकी नहीं होती, यूनिसेलुलर होती है, कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों हो सकता है, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गे को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा अगला किंगडम का जो अगला पार्ट है उसमें आते हैं। ठीक, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, ये थोड़ा सा आपका ध्यान बटाएगा। ये इरेज नहीं, सॉरी, एक सेकंड में ज़रा इरेज कर दूँ। ठीक, कुछ बच गया उसको इरेज कर दूँ तक। अब चाहें तो आप स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कमेंट करिए अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, ये हैंड राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसा है तो आप बताइए, मैं इंप्रूव करूंगा। अगला जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। मोनेरा क्या होते थे? यूनिसेलुलर। ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। अब मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। यू एडवांस होते हैं, यू क्या होते हैं? एडवांस। और कैरियोट्स का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। कैरियोट्स का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस।
ठीक, तो जिनमें एडवांस न्यूक्लियस होता है वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोट्स, और जिनमें एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। ध्यान दीजिए, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, और यू का मतलब एडवांस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव। यहाँ प्रो का मतलब एडवांस समझते हैं, लेकिन प्रो मतलब यहाँ पर बायोलॉजी में क्या हम समझते हैं, प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, मोनेरा। बाकी अब से हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स या जितने भी किंगडम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ मोनेरा होते हैं। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ मोनेरा होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद से सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। ओके, तो अब हम आते हैं इस पर, प्रोटिस्टा पर। प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ऑब्वियसली। इसमें एक खासियत होती है प्रोटिस्टाज में कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सिलिया बोलते हैं। सुनते रहिए, ज्यादा टर्म में जाना नहीं है, बस कहीं ऑप्शन आए हमको टिक कर देना है, समझ रहे हैं ना। मैं इतना बता इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा कहानी के तौर पे याद रहेगा तो शायद दिमाग में रुक जाता है, वरना हिस्ट्री पढ़ने गए तो बायोलॉजी भूल गए, बायोलॉजी पढ़ने गए तो फिर साला इकोनॉमिक्स भूल गए। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा में जैसे हमने यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था मोनेरा में, वैसे हम प्रोटिस्टा में देखेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉपिक, ये दोनों कर सकते हैं, दोनों तरीके से भोजन अपना बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा, सेम अब हम हर बार यही करेंगे। एलजी होते हैं, एलजी एलगी एलजी जो भी आप पढ़ते हो, डाई आइटम्स होते हैं। मैं अब अगली बार जब आप ऐप पर आएंगे तो मैं प्रॉपर पिक्चर वगैरह लगा करके आपको दिखाऊंगा कि डाई आइटम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा मेंटल पिक्चर बनती है तो अच्छा रहता है, पिक्चर से हम ज़्यादा बढ़िया सीखते हैं। फिर अगले होते हैं प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटिस्टा के 3 एग्जांपल हमने देख लिए, एलजी, डायटम्स और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स अब क्या होते हैं, जो पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा 10th 11th अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी 10th में 9th में, तो पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना आपने पढ़ा होगा, ये शब्द सुने होंगे, नाम सुने होंगे। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इटसेल्फ क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटोजोवन इटसेल्फ प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटोजोन्स के 2-3 एग्जांपल जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। तो हमने 5 में से 2 किंगडम देख लिए, कौन कौन से, मोनेरा देख लिया और प्रोटिस्टा देख लिया। ठीक, एक बार आप चाहिए तो जाकर के रिवाइज कर लीजिए। अगला जो किंगडम है वो फंजाई है। अगला क्या किंगडम है, 5 में से जो तीसरा किंगडम है वो क्या है, फंजाई है। फंजाई भी ऑब्वियसली यूकैरियोटिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा होता है। उसके बाद से जो भी किंगडम पढ़ेंगे हम क्या होंगे, यूकैरियोटिक। तो हमने देखा प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक होगा, और एनिमलिया भी क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। 5 जो है उसमें से एक मोनेरा को छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक, एडवांस न्यूक्लियस। तो फंजाई देखते हैं, फंजाई ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है। ज़्यादातर फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हमने देखा था मोनेरा क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। पर फंजाई हम देख रहे हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। इनमें सेल वॉल, इनकी जो सेल होती है, जो सिंगल सेल होती है इनकी, या जो मल्टी सेलुलर है अगर फंजाई, तो उनकी जो सेल वॉल होती है ऑब्वियसली, जो भी कुछ सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो फंजाई है उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो चिटिन की बनी होती है। बस नाम याद रखना है, चिटिन क्या है आपको नहीं। जैसे हमने क्रेटिन नाम याद रखा है, हमारे हेयर से बने हुए वो प्रोटीन है, वैसे ही चिटिन ये किसकी बनी होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है। चिटिन शुगर होते हैं, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, पर मैंने यहाँ सिर्फ शुगर लिखा। तो फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लिखा हुआ है। सेल वॉल इनकी चिटिन की बनी होती है। अच्छा, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ज़्यादातर सारे फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इनको डिपेंड होना होता है दूसरे पर। तो ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस ये नहीं कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, दैट इज दे कांट मेक देयर ओन फूड। ठीक, अब हेट्रोट्रॉफ्स 2 तरीके के फंजाई, हेट्रोट्रॉफ्स 2 टाइप के होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डिकेइंग, जो मर गया, डेथ कर गया, डिके कर रहा है, उसको कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं, तो उसको, उन फंजाइज को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वो फंजाइज जो पैरासाइट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सहारे ही जिंदा रहता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जिंदा है उन्हीं का कुछ पार्ट खा करके पी करके वो जो जिंदा, जैसे हमारे पेट में कुछ होते हैं, वो पैरासाइट्स, फंजाई नहीं होते हैं पर वो पैरासाइट्स होते हैं। तो कुछ फंगस क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ फंजाइज क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये दूसरे, इनको जिंदा रहने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं फंजाइज का, यीस्ट, आपने नाम सुना होगा, यीस्ट। मोल्ड्स आपके घरों में लगते हैं। मशरूम्स, ऑब्वियसली मशरूम हम कंज्यूम करते हैं, कुछ मशरूम हम कंज्यूम करते हैं, कुछ बहुत जहरीले होते हैं। तो ईस्ट फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, फर्मेंटेशन, तो उसमें काम आते हैं। तो ईस्ट, ये याद रखना। आप क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ईस्ट क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको कि फंगस है, फंजाई है, कि ब्रायोफाइट है, कुछ भी ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये नाम याद रखना है कि ईस्ट इटसेल्फ क्या है, एक फंगस है, फंजाई है।
ठीक, उसी तरीके से एक फंजाई क्या है, मोल्ड है। उसी तरीके से मशरूम, जो हम मशरूम खाते हैं वो क्या है, फंजाई। ठीक, अब कुछ टेक्निकल नाम देख लेते हैं। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस नाम आ गया तो सैक्रोमाइसिस क्या है, ईस्ट, और ईट्स ईट्स खुद क्या है, फंजाई है। उसी तरीके से एक मोल्ड है पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन होता है, जो पेनिसिलिन आप जो एंटीबायोटिक होता है वो किससे मिलकर बनता है, फंगस से मिलकर बना होता है। उस पेनिसिलिन को हम वो पेनिसिलिन होता क्या है एक्चुअली में, पेनिसिलियम होता क्या है, मोल्ड होता है। उसी तरीके से एक मशरूम होता है, एगारिकस मशरूम बोलते हैं, लेकिन ये सब खुद इटसेल्फ क्या है, फंगस है, फंजाई है। ठीक, एक फंगस में एक खास बात है, आपको एक रिलेशनशिप फंगस करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये ऐसे होते हैं कि फंगस या फंजाई मिल एक ब्लू ग्रीन एल्गे हमने यहाँ देखा था ना, ये बीजीए, जब बीजीए और फंगस एक साथ मिल करके एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, किसी स्लाइड में मैंने लगाया, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गे मिल करके एक ऑर्गेनिज्म इस तरह बनाते हैं, उनको बोलते हैं लाइकेंस। ठीक, ठीक है ना, ये फंगस और बीजीए मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइकेंस। इस रिलेशनशिप को, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, ये एक्चुअली ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ होगा कि लाइकेंस क्या होते हैं, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन दिया होगा क्या है, तो उस ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है कि ये फंगस और बीजीए के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे कई सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के पानी के, नदी के किनारे बैठा हुआ, और चिड़िया आ रही है और उसके दांत साफ कर रही है, पिक कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे डियर और लायन में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो कुछ होते हैं कि दोनों का फायदा हो रहा है, जो क्रोकोडाइल और चिड़िया का एग्जांपल मैंने आपको बताया। उसी तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दोनों का फायदा है। बीजीए क्या करता है कि फूड बना के, मैंने आपको दिखाया ना, बीजीए बीजीए अपना खाना खुद बना सकता है, और फंगस क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है। तो ये रिलेशनशिप कैसा है, सिम्बायोटिक। फंगस प्रोटेक्शन करता है, ये फूड देता है, ये इसको फूड देगा, ये इसको प्रोटेक्शन देगा, और हमेशा एक तरीके का क्या बना लेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक, तो हमने 3 किंगडम को देख लिया। हम नेक्स्ट किंगडम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, हालांकि सारे किंगडम इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं, वो है प्लांट, या प्लांटे बोलते हैं, फैंसी फैंसी या सच है। ठीक, तो प्लांटे में आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बंद कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेवल क्या है, अब प्लांटे का क्लासिफिकेशन, चूंकि प्लांट्स आपको पता है कि थोड़े ब्रॉडर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको इतना क्लासिफाई करना इतना आसान नहीं है, तो हम कुछ लेवल में क्लासिफाई, फर्दर और लेवल में क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला लेवल क्या है, पहला सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम प्लांट को क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले जो चीज देखते हैं कि वेदर प्लांट की बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंट पार्ट। हम बता सकते हैं कि वो जड़ है, वो उसका पत्ता है, वो उसकी ब्रांचेज है, उसका तना है। अगर हम ये बता सकते हैं तो हम क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम कहाँ एंटर करते हैं, सेकंड लेवल पे, कि अब हमने बॉडी, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, स्टेम है, लीव सही है, तो ठीक है, लेकिन क्या प्लांट बॉडी स्पेशल टिश्यूज हैं कि नहीं है। वो स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जैसे जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक्चुअली यही पूछा हुआ है। प्लांट का जो सेकंड लेवल का क्लासिफिकेशन है, वैस्कुलर प्लांट, उसी में है जाइलम, फ्लोएम। अभी हम देखेंगे कि जाइलम वाटर ले जाता है प्लांट के अंदर, और फ्लोएम जो है अदर सब्सटेंसेस को लेकर जाता है। ठीक, अच्छा, तो पहला लेवल है कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है या नहीं। दूसरा लेवल ये है कि क्या स्पेशल टिश्यूज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और अदर सब्सटेंसेस को। और हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या वो सीड बना सकते हैं, जो बीज होता है वो बना सकते हैं कि नहीं, जिसमें फल होता है। और क्या अगर बना सकते हैं तो क्या वो सीड इंक्लोज्ड है या नहीं। हम देखेंगे कुछ इंक्लोज्ड होते हैं, कुछ इंक्लोज्ड नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिनमें जो नेकेड सीड होता है उनको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। और अभी आगे आपको दिखेगा क्या लिखूं मैं। और जो जिसमें नहीं होता है वो एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, जिसमें क्लोज सीड होता है उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। हम प्लांट के सब डिविजन्स को देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, सॉरी, प्लांट्स के मैंने आपको बताया ना, प्लांट्स के जो लेवल हैं उसी हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं थाइलोफाइट्स। प्लांट्स के अंदर में डिवीजन, अभी तक हम देख रहे थे फंजाई सिर्फ फंजाई है, मोनेरा सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा सिर्फ प्रोटिस्टा। लेकिन प्लांट्स में आते हैं तो हम प्लांट्स में फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कुछ प्लांट थैलोफाइट्स कहते हैं, कुछ प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, कुछ प्लांट्स को हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। यही टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट होते हैं, जो क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें पता चल गई। ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ इससे आपको ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम प्लांट के फर्दर सब डिवीजन में देखेंगे कि थैलोफाइट्स क्या होते हैं। थैलोफाइट्स को ही हम एलजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स ही एलजी होते हैं। नाम भूलिएगा नहीं, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो पता चले कि आप मुंह खोले। ठीक, थैलोफाइट जो है एलजी होते हैं।
इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्लांट जो है लिखा हुआ है ना, दिस प्लांट्स डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। मैंने आपको बताया ना कि पहला लेवल हम क्या चेक करेंगे कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन है कि नहीं। तो एल्गी में या थैलोफाइट्स में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। ये एल्गी जो होते हैं ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। बस दो दो पार्ट याद रखना है आपको। ऑब्वियसली ये इनमें न्यूक्लियस होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है। थैलोफाइटा या एल्गी जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें आपको बस दो चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। और एग्जाम्पल सबसे कठिन है, यही पूछ के कंफ्यूज करता है कि वुल्वा पूछ दिया, अब आप सोच रहे हैं वुल्वा क्या होता है, तो कोई वुमेन का पार्ट है या क्या है, वो नहीं। तो इसके एग्जाम्पल देख लें। स्पायरोगायरा आप कैसे भी करके ट्रिक विक करके आप जो भी करके याद करते हो। यूलोथ्रिक्स होता है। एक मैं सोच रहा हूँ कि आपको कभी एक जो टफ चीज़ें जो याद नहीं होती उनको ट्रिक वगैरह से कोई एक वीडियो बनाकर याद करा दूंगा। स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है और वुल्वा है। और एक एग्जांपल है थैलोफाइट्स का कारा। एक और एग्जांपल है मॉस और फनेरिया या मर्केंट, ये जो है ये भी किसका, सॉरी एक हाँ यही, ये किसके एग्जांपल है? थैलोफाइट्स के। अगला जो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? एक मिनट, इसको इरेज कर दिया जाए जरा। ठीक, हमने एक देखा थैलोफाइट्स, अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स। ये आया नहीं है क्या? ये एक सेकंड, ये लग रहा आया नहीं है, ये इमेज प्रॉपर आई नहीं, सॉरी। तो ये ब्रेक कर गया आपका अटेंशन, प्रॉपर इमेज आई नहीं है। ठीक, ये मॉस और फनेरिया आ गया, ये तो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। ये एग्जांपल लग रहा है जिसने अपलोड किया है, सॉरी। ठीक, ब्रायोफाइट्स आ गया, ठीक है, ओके। अब हम थैलोफाइट्स पढ़ चुके हैं, हम ब्रायोफाइटा पे आते हैं। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में, थोड़ा सा हम तेज करेंगे। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का इनको एम्फीबियन बोलते हैं। इनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, स्टेम होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हमने यहाँ जो बताया पहला लेवल, उसमें ये तो पहले लेवल में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है, लेकिन इनमें क्या होती है कि डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होती है। थैलोफाइट्स में नहीं होती है, ब्रायोफाइट्स में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होती है। यानी आप बता सकते हैं कि ये स्टेम है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, लेकिन जो सेकंड लेवल है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेकंड लेवल पे इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। ओके, समझ गए आप? यानी कि अब तक हम किंगडम के चौथे पे पहुंच गए हैं। चौथे में हम सब डिवीजन देख रहे हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, और हम अगला डिवीजन प्लांट्स का ही है। ये सब प्लांट है। थैलोफाइट्स क्या है? कोई पूछे एल्गी प्लांट है कि नहीं? हाँ, एल्गी आर प्लांट। ब्रायोफाइटा प्लांट है कि नहीं? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मॉस, फनेरिया और मर्केंटिया। मॉस जिसको फनेरिया बोलते हैं और मर्केंटिया बोलते हैं। ठीक, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने किसके? ब्रायोफाइट्स के। अगला हम आते हैं प्लांट के सब डिवीजन में, टेरिडोफाइट्स। इनमें क्या होती है? रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होते हैं। रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती हैं। और इनमें जो ये सेकंड लेवल है, इनमें क्या होता है? ये भी होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी कि इनमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। जाइलम भी होता है और क्या होता है? फ्लोएम भी होता है। ठीक, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। अब देखिए, इसी में वो एग्जांपल है मार्सिलिया और फर्न्स। जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है ना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक, वैस्कुलर प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, वो कौन सा है? वो है फर्न, और वही दिखाया है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको जरा सा बता दूं वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में। वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक, इनकी जो मेन इनका जो डिवीजन है वो है ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं इनको। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ट्रैकियोफाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रैकियोफाइट्स। एक्चुअली में ट्रैकियोफाइट्स तीन टाइप के होते हैं। टेरिडोफाइट्स, जो मैं वहां बता रहा हूं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि ट्रैकियोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट का ज़्यादा बड़ा डिवीजन है, लेकिन एनसीईआरटी में इन्होंने यही मेंशन कर रखा है, इसको टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स एक्चुअली में ट्रैकियोफाइट्स के अंदर में आते हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन यही कर रखा है, तो मैं सिर्फ मैं जो सोर्स ले रहा हूँ वो क्या है मेरा, ध्यान दीजिए। घटना चक्र है, लूसेंट या क्राउन है, लूसेंट और क्राउन करके नहीं एक बुक आती, वो है, और एनसीईआरटी। थोड़ा बहुत इंटरनेट से इमेज वगैरह, बाकी ये बेसिक सोर्स से ही मैं कवर कर रहा हूँ, जो आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी एनसीईआरटी सिर्फ अप टू 10th क्लास।
10th क्लास, बाकी कहीं से नहीं। ठीक, कहीं कहीं पे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि 11th 12th का कुछ चाहिए होता है तो वो मैं कर लूँगा। तो एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स है। अब टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, इन्हीं को वैस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। वैस्कुलर प्लांट है, वैस्कुलर मतलब स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज। एग्जांपल्स आर मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। ठीक, अगला, ठीक, हमने तीनों देख लिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम एक नोट आपको मैं देना चाहूँगा, थोड़ा सा जो मेन चीज़ है रिप्रोडक्शन के बारे में। एक नोट है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक, अब हमने देखा इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस और हिडन। ये जो हमने तीनों पार्ट देखे हुए, थैलोफाइटा या एल्जी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स, इसमें जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बहुत ही हिडन या इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, इसीलिए इनको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। क्रिप्टो मतलब समझ ना, छुपा हुआ टाइप का। इसी इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम्स। और वो प्लांट जिनमें, अच्छा एक थोड़ा सा और नोट है, इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम्स, यानी कि इनके ऑर्गन जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं। तो और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सीड नहीं बना सकते। जो जो क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये सीड नहीं बना सकते। सीड नहीं बना, जो सीड नहीं बना पाएगा वो फ्रूट भी नहीं बना पाएगा, याद रखिए। तो इनमें ये फ्रूट नहीं होता, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन। सीड नहीं बना सकते तो फ्लावर भी नहीं बनेगा। फ्रूट, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, तो जो सीड नहीं बना सकता, फ्लावर नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक, तो इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। सॉरी, अभी देखेंगे हम, नहीं गलत बोल दिया आपको, अभी यहीं देखिए आप, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। ये क्रिप्टोग्राम्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, हिडन होता है। ठीक, अगला दे, यानी कि ये सीड नहीं बना सकते। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हैंड पर, वो प्लांट जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिससे कि अल्टीमेटली वो सीड बना सकते हैं, आर कॉल्ड फेनेरोग्राम्स। समझ रहे हैं, कुछ क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फेनेरोग्राम्स होते हैं। जो तीन हमने पढ़े वो क्रिप्टोग्राम्स है। अब हम जो दो पढ़ेंगे, फेनेरोग्राम्स का दो डिवीजन है, वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। प्लांट खत्म होने वाला, थोड़ी देर के मेरे साथ रहिए। तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सीड्स आर, अच्छा, तो फेनेरोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ एक मैंने कुछ नोट लगाया, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ही सीड बनेगा। सीड होता क्या है, सीड्स कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो। सीड जो भ्रूण होता है, सीड के अंदर भ्रूण होता है जिससे मतलब प्लांट बनेगा, या और उसके अलावा स्टोर्ड फूड होता है। सीड के अंदर फूड भी स्टोर होता है, ताकि जो इनिशियल स्टेजेस में प्लांट को भोजन की जो जरूरत होती है वो सीड से ही पूरी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ आपको देखना है कि फेनेरोग्राम्स दो पार्ट में होते हैं। सबसे पहला जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा पार्ट होता है एंजियोस्पर्म्स। यानी कि हमने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, नेकेड सीड। जिम्नो मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स मतलब होता है सीड, स्पर्मा मतलब होता है सीड, इसीलिए नेकेड सीड बोलते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होता। ये पेरेनियल होते हैं, सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं ऑब्वियसली भाई, और वुडी होते हैं। ठीक, एक सा एग्जांपल है पाइन और देवदार। और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब होता है कवर्ड सीड, स्पर्म मतलब अभी आपको बताया सीड। तो एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्मा मतलब सीड। तो इनकी सीड जो होती है कवर्ड होती है, ये फ्लावरिंग होते हैं। इनका सीड जो डेवलप होता है इनसाइड द, ये ओवरी के अंदर डेवलप होता है, और वही सीड मॉडिफाइड होकर के क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। अब देखिए एंजियोस्पर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान रखिए। क्रिप्टोग्राम्स को तीन पार्ट, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद से फेनेरोग्राम आया। फेनेरोग्राम में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें, कॉटलीडॉन्स के बेस पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। मोनोकॉटलीडियन जिनमें मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉटलीडियन जिनमें डाइकॉट होते हैं। आपको एग्जांपल खोजने हैं इसके। ठीक, अगला जो डिवीजन है एनिमलिया, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम एनिमल के किंगडम पर आएंगे। एनिमल का किंगडम का कोई क्वेश्चन आता है तब हम करेंगे। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। पॉज करके एक बार सुनिए, समझिए मैं अच्छा पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, तो आगे कंटिन्यू करिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, सॉरी, सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक, ये थोड़ा 30 मिनट लगा है लेकिन अब थोड़ा सा तेज होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है, फैक्ट ज़्यादा बताने नहीं है, कंसेप्ट करते चलना है। ओके, बेयर विद मी प्लीज़। और आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमने स्टार्ट किया और आप स्टार्ट नहीं किया, मैं इस चैनल पे एक बार और, मैं 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो में उसका लिंक कर दूंगा, पर मैं प्रॉपरली इस चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो आप देखिए। और इस चैनल पे हम जेपीएससी के लिए, झारखंड सिविल सर्विसेज के लिए हमने स्पेशल वीडियो, हमारे कई सारे टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, तो आप उस पर लगे रहिए।
ठीक, तो हम सबसे पहले आते हैं जेनेटिक्स। पहला क्वेश्चन, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखा है, यानी अनुवंशिकी जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। मंडल्स रूल ऑप्शन है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर और हेरिडिटी एंड वेरिएंस। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जेनेटिक्स से हम हेरिडिटी और वेरिएंस का स्टडी करते हैं। मंडल्स रूल देखेंगे अभी। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सबसे ब्रॉडर टर्म है, ये सब सारा खेल हो रहा है ये समझने के लिए। जो जितना भी आप नाम सुनते हैं, लैमार्क का, मंडल का, और कौन है, डार्विन का नाम सुनते हैं, वाटसन एंड क्रिक का नाम सुनते हैं, हमको सारा क्या समझना होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझना होता है। उसी बायोलॉजिकल को इवोल्यूशन को समझते वक्त हमें क्या पता चला कि डीएनए जैसी कोई चीज़ होती है और उसका स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल होता है, डबल हेलिकल होता है। वाटसन एंड क्रिक का नाम सुना होगा। ये सारा खेल किस चीज़ के लिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएंस। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है ये सब। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक आपको समझना इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझना है, और दूसरा बस टर्म समझना है। टर्म समझ गए तो कहानी खत्म है। और एक होता है हेरिडिटी, हेरी, स्पेलिंग बार बार भूल जाता हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। ऑब्वियसली एक हाथी जो, अब पता ना हाथी कोई जन्म देगा, ऐसा तो नहीं कि शेर पैदा हो जाएगा, या रोज से एप्पल की आप मैंगो लगाएंगे तो एप्पल तो नहीं पैदा होगा ना। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिक्स होती है कि पेरेंट्स से बच्चों को मिलेंगी। तो जो प्रॉपर्टी फिक्स है वो मिले, जो फिक्स प्रॉपर्टी पेरेंट्स से या इस ऑफस्प्रिंग में आ रही है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और जिस मेथड से आ रही है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जिस, यानी कि हेरिडिटी जो है पासिंग ऑफ द ट्रेट्स है, पासिंग ऑफ द लक्षणों को हम एक जनरेशन से दूसरे, ट्रेट्स मतलब क्या होता है, लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहे हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। और इनहेरिटेंस जो होता है जिस मेथड से वो जा रहा है, मेथड, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तो समझ सकते हैं कि हेरिडिटी मतलब कि आपके फादर की जो लैंड ऑब्वियसली उनके बाद आपकी ही है, वो समझ रहे हैं, वो लैंड बाय डिफॉल्ट आपकी है कि आप उनके सन है तो वो लैंड आपकी है। लेकिन इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ कि वो विल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई विल बना दिया उन्होंने अपनी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो आपको मिलेगी। ऑफिशियली वो कब होगी, जब वो लीगल डॉक्यूमेंट पे कहीं साइन होगा, कोई किसी मेथड के थ्रू, समझ रहे हैं। अब बायोलॉजी में इसको लाते हैं, हेरिडिटी मतलब आपकी आंख की कलर, मम्मी की आंख की कलर या पापा की आंख की कलर या उनके आंखों का कोई मिक्सचर कलर होगा, तो वो हेरिडिटी हो गई। लेकिन डीएनए के थ्रू मिलेगा आपको या जीन्स के थ्रू मिलेगा, वो इनहेरिटेंस हो गया, समझ रहे हैं। जो लैंड वाला एग्जांपल है वो बायोलॉजी पे हमने एनालॉजी लगा के आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये कहीं से हम इंटरनेट से या कहीं से किसी किताब से ले रखा है, बस रीडिंग करनी है आपको, ठीक। रीड करते रहिए, सुनते रहिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि जल्दी से थोड़ा सा। जेनेटिक्स इज द स्टडी, चूंकि कंसेप्ट है तो चूंकि हमको बायोलॉजिस्ट तो बनना है नहीं, बस सुनते रहना और कहीं आंसर हमको टिक कर देना है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएंस। हेरिडिटी और वेरिएंस, वेरिएंस मतलब अब आपके पापा लंबे हैं तो डेफिनेटली आप उतने ही लंबे तो नहीं होंगे ना, या छोटे हैं तो उतने ही छोटे तो नहीं होंगे ना, कुछ वेरिएशन भी होगा। आपके पापा हंसमुख स्वभाव के हैं तो हो सकता है आप एकदम नकचड़े हों, कुछ हों, तो वो वेरिएशन आता रहता है। तो उसकी स्टडी किस में आती है, जेनेटिक्स में आती है। इट फोकस ऑन हाउ, जेनेटिक्स में हम क्या फोकस करते हैं, ट्रेट्स जो लक्षण है वो कैसे पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। एंड हाउ वेरिएशन अकर अमंग इंडिविजुअल्स विद इन पॉपुलेशन। अब सारा खेल होता है वेरिएशन का, हल्का हल्का वेरिएशन होता जा रहा है और इतना वेरिएशन हो गया कि स्पीसीज ही बिल्कुल चेंज हो गई। हम, आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हम सारे जो हैं जितने भी प्लांट एनिमल सब कुछ हैं एक कॉमन एंसेस्टर से ही पैदा हुए हैं। लेकिन क्योंकि बार बार वेरिएशन होता रहा, अब वेरिएशन के क्या कारण है उनको हम देखेंगे। उसका एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया और 1000 बार म्यूटेशन हुआ तो पता चला कि आम किस में बदल गया, मैंगो में बदल गया, या समझ रहे हैं ना, अब बंदर से या इंसान बन गया। तो ये सब म्यूटेशन का खेल है, ठीक। अभी देखेंगे, सारा देखेंगे, पर इसी को देख लेते हैं। जेनेटिक्स इज द, जेनेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ जीन्स, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड द मैकेनिज्म अंडरलाइंग इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशन। इसमें हम डीएनए स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, जीन्स का स्टडी करते हैं, डीएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, ये स्टडी करते हैं। थोड़ा सा और ऑप्शन दे रखा है इसमें। मेंडल रूल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडी एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी मेंडल ने ही शुरू की थी। ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ये, इन्होंने ही पीस के ऊपर स्टडी की थी। आपने नाम सुना होगा F1 F2 करके, ये जनरेशन है F1 F2। देखा कि उन्होंने टॉल और शॉर्ट, टॉल और डॉर्फ का हाइब्रिडाइजेशन कराया तो अगली जनरेशन पैदा हुई, और उन्होंने देखा 3:1 का रेशियो निकाला। ये सब देखेंगे जब स्पेसिफिक मेंडल पे क्वेश्चन आएगा। मेंडल्स रूल रिफर, बस मैं रीड कर देता हूँ। मेंडल रूल रिफर टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर मेंडल, इंपॉर्टेंट विद इन जेनेटिक्स बट नॉट ओवरऑल फील्ड सेल्फ। शुरू यहीं से हुई थी पर ये जेनेटिक्स इटसेल्फ नहीं है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मैंने आपको बताया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डीएनए स्ट्रक्चर इज अ कंपोनेंट, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये किस, ठीक। थोड़ा सा और देख लेते हैं, की पॉइंट्स अबाउट जेनेटिक्स लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं जरा सा।
हमारी बॉडी सेल से मिलकर बने हैं। इनसाइड ईच सेल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ पे ये डीएनए है, डीएनए हेलिकल शेप में है। ये जो लैडर शेप लग रहा है ना, हेलिकल लैडर शेप, सीढ़ियाँ लग रही हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये किसकी बनी है, शुगर की या फॉस्फेट की बनी है। जब डीएनए देखेंगे तो पूरा डिटेल देखेंगे, बस आप सुनते रहिए, ठीक। अच्छा, इसी डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। ये जीन ही जो है लक्षणों को या ट्रेट्स को पास करता है, ठीक। ये जीन ही जो क्या करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। अ सेक्शन, ध्यान दीजिए, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, ये अच्छा चल क्यों नहीं रहा, इज कॉल्ड जीन, ठीक। जी, डीएनए के एक सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन। अच्छा, अब समझ में आता है कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम जब डीएनए जो है एक टाइट फॉर्म में, कंस्टेंट फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होता है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए ही होता है, पर एक चीज और होती है उसमें ऐड होता है। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम उसमें डीएनए होता है और एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। इन दोनों को मिला के हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। कैसे समझ सकते हैं हम कि जैसे जो धागा है, थ्रेड, आप जानते हैं ना, जैसे सिलाई की जाती है, वो एक उसमें लपेटा होता है, रोल के ऊपर लपेटा होता है, ठीक। तो ये रोल है जिसके ऊपर लपेटा हुआ वो हिस्टोन है। क्या है? हिस्टोन, सॉरी, वो है हिस्टोन। और जिस रोल के ऊपर लपेटा हुआ है वो हिस्टोन है, जो वो थ्रेड है वो डीएनए है। अगर इसको हम पूरे एक बॉक्स में पैक कर दें तो वो क्रोमोसोम हो गया, ठीक। अब उसी थ्रेड का एक पार्ट जो है वो है जीन, ठीक जी। अब थोड़ा सा यहाँ रीड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम पर आते हैं। अब आपको पता है कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, 46 इन टोटल होते हैं नॉर्मल सेल्स में। जो सेक्स सेल्स होती हैं उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये याद रखना। 46 नॉर्मल सेल्स में, बाकी बॉडी के सेल्स में 46 होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स के दो दो पेयर होते हैं, एक मदर से एक फादर से। लेकिन जो सेक्स सेल्स होती हैं उसमें 23 मदर में होती है, 23 फादर में होती है। जब वो रिप्रोडक्शन होता है तो वो दोनों मिलकर के एक नॉर्मल सेल बनाते हैं। मेंडल ने पाया, सॉरी, ग्रेगर मेंडल ने पाया था कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अगली जनरेशन में दिखाई देते हैं। टॉल फादर का बच्चा टॉल पैदा हुआ तो डोमिनेंट ट्रेट हुआ, और मदर शॉर्ट है लेकिन वो ट्रेट दिखाई नहीं दिया तो रिसेसिव ट्रेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देगा, हो सकता है पहली जनरेशन में ना दिखाई दे, बच्चे टॉल पैदा हो जाए, लेकिन दूसरी जनरेशन में चूंकि मदर छोटी थी तो हो सकता है दूसरी जनरेशन में वो ट्रेट दिखाई दे जाए। तो वो रिसेसिव ट्रेट का कॉन्सेप्ट है, डोमिनेंट ट्रेट का कॉन्सेप्ट है, वो मेंडल ने दिया था, ठीक। यही पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके फादर की ब्राउन आई है, मदर की ब्लू आई है, तो यू माइट एंड अप विद ब्राउन आई। आपकी आई ब्राउन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, और कि कौन सा जीन स्ट्रांग है। अगर ब्लू आई जीन डोमिनेंट हुआ तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और ब्राउन हुआ तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक। ये लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा देख लें, समझने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको आ जाए, मान ली क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस थियरी से रिलेटेड है, तो आपको बताना है मंडल रूल्स। अब समझने की जरूरत नहीं है कि क्या है, ये कहानी बहुत ज्यादा, ठीक। एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, म्यूटेशन, तीन कॉन्सेप्ट एक्चुअली, म्यूटेशन, इवोल्यूशन और स्पेसिएशन, नई स्पीसीज ही बन जाना। अब म्यूटेशन क्या होता है, आप धूप में गए और डीएनए म्यूटेट हो गया स्पॉन्टेनियसली, तुरंत, कोई टाइम नहीं लिया और डीएनए म्यूटेट हो गया। कुछ ऐसा रेडिएशन पड़ गया तो डीएनए म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन क्या होता है कि कभी भी हो सकता है और बहुत कम टाइम में होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, आप देखते हैं इवोल्यूशन, अगर हजारों पीढ़ियों में म्यूटेशन होता चला जा रहा है तो वो एक नए तरीके का इवोल्यूशन हो गया। तो मतलब टाइम टेकिंग है ये, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इसमें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अगर यही थाउजेंड्स ऑफ ईयर थाउजेंड बार होता है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर बार होता है, तो नई स्पीसीज बन जाती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो यानी कि म्यूटेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ और नई स्पीसीज बन गई, तो क्या हो जाता है वो, ये तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने डार्विन का नाम सुना होगा, तो उनकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की आपने स्टोरी सुनी होगी। फिटेस्ट जो है सर्वाइव करता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले, ये कहीं कहानी मैंने सुनी थी, आपको सुना दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले दो तरीके के लाइट कलर, सॉरी, एक होते थे लाइट कलर बीटल्स, लाइट हल्के रंग के तितलियां या कीड़े होते थे बीटल्स, और एक होते थे डार्क कलर के, ठीक, डार्क कलर बीटल्स होते थे। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो जो कार्बन जो धुआं पॉल्यूशन इमिट हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो जिन पेड़ पर ये बीटल्स रहते थे
ठीक, तो उन पे क्या हुआ, कार्बन की उपस्थिति जमा हो गई, तो जो लाइट कलर के बीटल्स थे वो आसानी से दिखने लगे, क्योंकि उससे पहले जब रिवोल्यूशन नहीं आया था, उतना धुआं प्रदूषण नहीं होता था, तो ये बड़े डोमिनेट होते थे लाइट कलर बीटल्स, क्योंकि ये पेड़ पे दिखते नहीं थे, और चिड़िया उनको या जो कीड़े या जो दूसरे जानवर इनको खाते थे वो खोज नहीं पाते थे। ये डार्क कलर के बीटल्स आसानी से दिख जाते थे, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो गई या छुपने लगे, ये उतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं रहेगा, और लाइट कलर वाले क्या हो गए, बहुत डोमिनेंट थे। लेकिन इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, तो जो पेड़ पर लाइकेंस होते थे वो जमा होते थे, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से उन लाइकेंस की डेथ होने लगी, तो पेड़ का कलर बदलने लगा, तो पेड़ का कलर बदलने लगा, तो ये जो लाइट कलर के थे वो दिखने लगे, और जो डार्क कलर वाले थे वो दिखने गायब हो गए। तो अब उल्टा हो गया, समझ रहे हैं। अब चिड़ियाएं इनको खोज लेती थी, लाइट कलर वाले को, डार्क कलर वाले को नहीं खोज पाती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, लाइट कलर वाले खत्म होने लगे, और डार्क कलर वाले क्या हो गए, जिंदा होने लगे, मतलब ज्यादा हो गए, उनके रिप्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। तो इसका मतलब कभी ये सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट थे, कभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट हैं, इन्वायरमेंट आपको चुन लिया है, आप तो आप सर्वाइव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एब्सोल्युटली भगवान बना के भेजे हैं, इन्वायरमेंट अगर सूट करता है और वो ट्रेट है आपके पास, इन्वायरमेंट के हिसाब के लक्षण गुण हैं आपके पास, तो आप सर्वाइव करेंगे। इन्वायरमेंट से मिलते हुए गुण नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। जो ये तो ये मैंने एग्जांपल दिया, जो डार्विन साहब ने खुद एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कहानी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। डार्विन जो थे वो एक जहाज से, आपने एक गैलापागोस नाम का आइलैंड सुना होगा, गैलापागोस, ये मेरे ख्याल से इक्वाडोर में या पेरू में है, कहाँ पर है, इक्वाडोर के पास, अटलांटिक, ये पैसिफिक में है, हाँ पैसिफिक में, इक्वाडोर में, ये तो इक्वाडोर में श्योर नहीं, पर वो पैसिफिक में है आइलैंड। उससे एक जहाज थी, HMS बीगल नाम की एक जहाज थी, उस पर बैठ कर गए, और उन्होंने देखा एक चिड़िया थी, फिंचेस, FINCH, फिंचेस नाम की चिड़िया थी, बड़ी फेमस एग्जाम्पल है। तो इक्वाडोर, ये जो गलापागोस आइलैंड है, कई सारे आइलैंड थे, यहाँ थे ऐसे ऐसे बिखरे हुए थे। अब कुछ आइलैंड पे क्या थे कि अब यहाँ भी कीड़े हैं, यहाँ भी कीड़े हैं, यहाँ भी कीड़े, यहाँ भी फिंचेस है, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और फिंचेस की कई सारी वैरायटी थी। वो फिंचेस जिनकी चोंच पतली होती थी, कुछ की फिंचेस की चोंच बड़ी है, कुछ की और बड़ी है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, तो जिनकी चोंच पतली थी वो कीड़े आसानी से खा सकती थी। अब वो समझ रहे हैं, उनका जो लक्षण था, गुण था, वो इन्वायरमेंट के हिसाब का था। तो धीरे धीरे देखा कि यही फिंचेस सिर्फ बच गई, तो यही सर्वाइव कर पाए। यही कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक, ये इवोल्यूशन में एक पार्ट प्ले करता है। आप देखिए, कुछ भी फैक्चुअल चीजें नहीं है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना होगा, और कैसे बिल्ड होगा, जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रखा है, DNA स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ाएंगे आगे। हेरिडिटी और वेरिएंस आपको बता ही दिया, वही सब लिखा हुआ है। ठीक, अब अगला एक प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट। ऑर्निथोलॉजी, अब वैसे तो ऑर्निथोलॉजी को पक्षी विज्ञान बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ये इन्होंने पक्षी विज्ञान नहीं लिखा, बल्कि ऑर्निथोलॉजी लिखा। अगर पक्षी विज्ञान लिखा होता तो आप बता देते कि पक्षियों का, पर इन्होंने हिंदी में भी ऑर्निथोलॉजी लिखा, तो ये थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा। ऑर्नियोस मतलब होता है ये बर्ड ग्रीक में, तो इसलिए ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक, मैंने यहाँ दे रखा है, आप देख लीजिए। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड। एंटोमोलॉजी, एंटोस मतलब होता है इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एक्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड्स, हर्पिटोलॉजी। ठीक, याद रखना, हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इक्थोलॉजी, ऐसा लग रहा होगा कि इंसेक्ट है, इक्थोलॉजी सुनने से लग रहा होगा इंसेक्ट है, आप क्वेश्चन में टिक कर जाएंगे कि इंसेक्ट है, नहीं, इक्थोलॉजी मतलब होता है फिशेस। एंटोमोलॉजी, एंटो जैसे एंटो आप याद रख सकते हैं, एंटो आंट, एंटो आंट से याद रख सकते हैं, तो आंट क्या होती है, इंसेक्ट होती है। तो इक्थोलॉजी क्या हो गया, एंटोमोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इक्थोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ फिश। हर्पिटोलॉजी क्या हो गया, रेप्टाइल्स की स्टडी। एनाटॉमी, ऑब्वियसली पता है एनाटॉमी क्या होती है, कि जो इंटरनल लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट हैं, बोन्स, ऑर्गन, टिश्यूज, उसकी स्टडी करना। फिजियोलॉजी क्या हो गया, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, प्रोसेस हैं, जैसे ब्रेन कैसे काम कर रहा है और हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो फिजियोलॉजी हो गया। शरीर क्रिया विज्ञान। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोज का मतलब ट्यूमर, तो स्टडी ऑफ कैंसर, ट्यूमर और उसका डायग्नोसिस, इस टाइप का, तो ऑन्कोलॉजी होगा। न्यूमिस्मैटिक्स, सारा मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड है नहीं है, सब मैंने यहाँ रख दिया, आप एक बार ग्रो थ्रू हो जाएगा। हिस्टो, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं टिश्यू होते हैं, तो उनकी स्टडी होती है। ये एनाटॉमी का ही एक सब पार्ट है। पैथोलॉजी क्या होता है, बीमारियों का, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे ट्रीट किया है, पैथोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप से जो दिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी करना। बॉटनी, प्लांट्स की, जूलॉजी, एनिमल्स की, इकोलॉजी, ये सब देखा। साइकोलॉजी देखा, सोशियोलॉजी देख लीजिएगा एक सर। उसी तरीके से एक चीज होती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन। इट फोकसेस ऑन
ग्रोइंग, इंप्रूविंग एंड प्रोड्यूसिंग फ्रूट क्रॉप्स। ओलेरी कल्चर आपको देख लेना है, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। अब इसका लॉजिक कैसे याद करना है आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है, कैसे याद होगा मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो भी याद होगा। फ्लोरिकल्चर, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि फ्लावर्स की स्टडी है, ये ध्यान दीजिएगा। ओलेरिकल्चर वेजिटेबल्स की है, फ्लोरिकल्चर ऑर्नामेंटल की है, इस्थोलॉजी फिशेस की है, एंटोमोलॉजी एंट्स की है। आर आर्बोरिकल्चर स्टडी ऑफ ट्रीज, आर्बर्स इनको बोलते हैं, आर्बोर्स बोलते हैं ट्री को। तो आर्बोरिकल्चर जो होता है स्टडी ऑफ ट्री श्रब्स एंड स्पेशली हाउ टू ग्रो एंड केयर फॉर देम इन गार्डन्स एंड लैंडस्केप। विटिकल्चर स्टडी ऑफ ग्रेप्स। ऐसे ही आप देखते होंगे सेरिकल्चर, मेरे ख्याल से हनी का भी कुछ होता है, बीज का, सॉरी हनी का नहीं, बीज जो होती हैं, बीज के पालन को देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं ये देख लीजिएगा। कितना टाइम हो गया, 49 मिनट, मैं सोचा था 40 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक, अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मैंने आपको बताया, फ्रूट्स। द रीजन फॉर एक्सेसिव डाइवर्सिटी की, क्या क्यों इतना ज़्यादा एक्सेसिव डाइवर्सिटी है, उसका क्या कारण है, म्यूटेशन। बार मैंने आपको बताया बार बार म्यूटेशन, म्यूटेशन तुरंत हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, लेकिन अगर बार बार रिपीटेड हो रहा है तो क्या होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे। ठीक, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जैसे बीटल्स का एग्जांपल दिया, अगर सॉरी बीटल्स का एग्जांपल तो नहीं था, पर मान लीजिए कि म्यूटेशन का एक प्राइम एग्जांपल है, कि म्यूटेशन का भी मुझे एग्जांपल प्राइम ध्यान नहीं आ रहा, पर एक्सेसिव डाइवर्सिटी का एग्जांपल जो है, एक्सेसिव डाइवर्सिटी का जो कारण है वो है म्यूटेशन। और भी कारण हो सकते हैं, पर दिए हुए ऑप्शन में जो सबसे प्राइम कारण है वो है म्यूटेशन। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है द रीजन फॉर एक्सेसिव डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज प्राइमरली म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। म्यूटेशन में होता क्या है, डीएनए में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं उनमें वेरिएशन आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स में आते हैं। अब वो इंडिविजुअल, अब सोचिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, म्यूटेशन हुआ, ठीक, अब म्यूटेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हुआ तो आगे नहीं बढ़ेगा, और पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव म्यूटेशन हो गया, ऐसा म्यूटेशन होगा कि अब आपकी जीभ ही नहीं है। मान लिया आपको ऐसा म्यूटेशन हो गया, जीभ खत्म हो गई, तो आप जिंदा कैसे रहेंगे, तो नेगेटिव म्यूटेशन गायब हो जाएगा, नुकसान करता है। पॉजिटिव म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब हमारे में पॉजिटिव म्यूटेशन हो जाए कि हम सनलाइट से ही एनर्जी बना लेंगे, तो ये पॉजिटिव म्यूटेशन हो गया। सनलाइट से ही हम फूड को बना लेंगे, तो ये हमारा इतना बड़ा अगर म्यूटेशन हो जाता है तो हमारे लिए फायदा ही होगा। तो कुछ म्यूटेशन फायदे में होते हैं, कुछ नेगेटिव में होते हैं, नुकसान करते हैं। लिखा है दिस वेरिएशन सर्व्स एज द रॉ मटेरियल, यानी कि दिस वेरिएशन यानी म्यूटेशन सर्व द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन देन एक्ट्स ऑन दीज डिफरेंसेस। अब देखिए क्या है, अगर म्यूटेशन पॉजिटिव हुआ तो नेचुरल सिलेक्शन काम कर जाएगा, म्यूटेशन नेगेटिव हुआ तो नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर पाएगा, और पॉजिटिव म्यूटेशन होगा तो हम आगे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और अपनी जनरेशन को बढ़ा पाएंगे। तो और अगर बढ़ा पाएंगे तो क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी। ठीक, एक सेकंड को शॉर्ट करते हैं। अगला, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत था इसलिए मैंने इसको रेड करके अलग कर दिया। द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज, ये आपको याद रखना, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, पर बीपीएससी ने माना है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मैन इज द मोस्ट मॉडर्न एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन मैन। जावा मैन एंसेस्टर नहीं, हमारा निएंडरथल मैन हमसे रिलेटेड है, पर हमारा एंसेस्टर नहीं है, हम अलग अलग ब्रांच से पैदा हुए थे। बस आपको याद रखना है। आप कहीं पूछ ले निएंडरथल क्या चीज़ है, पिकिंग क्या, मान लीजिए मैन ना लगाए लेकिन पिकिंग दे दे, सिर्फ क्रो-मैग्नन दे दे, तो आपको पता चलना होगा कि ये ह्यूमंस के ही क्या है, रिलेटिव्स हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे कॉमन मॉडर्न एंसेस्टर है, मतलब सब हम पीछे चलते चले जाएं तो हम अंत में तो चिंपैंजी या बंदरों पे आ जाएंगे, लेकिन ठीक पहले इंसानों से पहले जो था वो था क्रो-मैग्नन। यहाँ पर लिख रखा है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। जावा मैन, पिकिंग मैन यहाँ मैंने बता रखा है, ये वैसे देखने की जरूरत नहीं, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज, अब देखिए क्या है, म्यूटेशन है, एक्वायर्ड क्वालिटीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है। यहाँ आपने क्या टिक किया था, यहाँ टिक किया था, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन था ना कि डाइवर्सिटी का क्या कारण है, म्यूटेशन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो डेवलपमेंट होगा, ये आंसर है डी। नेचुरल सिलेक्शन ही डेवलपमेंट कराता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट होगा वही डेवलप करेगा। इसमें सबका एग्जांपल दे रखा है, हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे ये म्यूटेशन है, ये एक्वायर्ड क्वालिटीज है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। तो हर एक को थोड़ा सा, जैसे सबसे पहले म्यूटेशन लिया वो समझाया हुआ है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन। ये करेक्ट आंसर है, इसको देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ब्रैकेट में इवोल्यूशनरी चेंज एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट्स ऑन द वेरिएशन प्रोड्यूस बाय म्यूटेशन। अब देखिए एक्चुअली में म्यूटेशन इज द मोस्ट बेसिक थिंग, उसके ऊपर क्या काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन काम करता है।
and sexual reproduction, favoring traits that help organisms survive and reproduce better in their environment. Over generation, this led to development and adaptation of species. तो इस वजह से क्या आती है हमारे पास, डेवलपमेंट होता है। इसकी म्यूटेशन शुरू होता है, म्यूटेशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होते हैं और उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ एक आपको टेबल बना के समझाने की कोशिश की है। ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहला ऑप्शन हमारा म्यूटेशन है, दूसरा एक्वायर्ड क्वालिटीज है, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चौथा नेचुरल सिलेक्शन। क्या ये मेन फैक्टर है डेवलपमेंट का? क्या मेन फैक्टर है म्यूटेशन? नहीं। क्या एक्वायर्ड क्वालिटीज है? नहीं। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? इंपॉर्टेंट है पर मेन फैक्टर नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन फैक्टर। देख रहे हैं, हो सकता है ये, लेकिन मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर सिर्फ ये है। यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ जाइएगा, और फिर हम ऐप पर हम डिटेल लेकर आएंगे। अब ये तो यूट्यूब पर है और ऐप पर थोड़ा सा पेड कोर्स होगा, आपको मिनिमम अकाउंट में आपको कंप्लीट जो है। रीजन फॉर डेवलपमेंट इज, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज नेचुरल सिलेक्शन, पर यहाँ पर क्या है, द रीजन फॉर डेवलपमेंट इज द रीजन, मेन रीजन, एब्सोल्यूट रीजन जो होता है किसी भी चीज का, स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर सर्वाइव करने का स्ट्रगल नहीं है आपके पास तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन चीज है स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइव करने की जिजीविषा होनी चाहिए। द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बीइंग लिव, जो एग्जैक्ट प्लेस होता है वो, हालांकि ये भी ऑप्शन गड़बड़ी है, लेकिन हम इस सब में सबसे बेटर ऑप्शन मान सकते हैं नीश, निकेत को हिंदी में बोलते हैं, उसको हम मान सकते हैं कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। हालांकि बायोम के अंदर ही नीश होता है, इकोसिस्टम होता है। बायोम बहुत बड़ा, इकोसिस्टम ज़्यादा बड़ा चीज़ है, पर बायोम के अंदर ही क्या पाया जाता है, नीश। पर हम जहाँ रहते हैं, इस नीश मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। नीश, नीश मतलब होता है स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे अब ऐसा तो नहीं कि पानी हमारे अगल बगल है लेकिन हम पानी में नहीं रह सकते हैं, हमें एक चाहिए कि हमें वाटर चाहिए, एयर चाहिए, तो लैंड चाहिए, फूड चाहिए, तो हम एक, हमको नीश बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नीश, स्पेसिफिक, ठीक 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 सिलेक्टेड चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिससे हमका हमारा सर्वाइवल क्या हो सके, बेस्ट हो सके, उसको बोलते हैं नीश। जैसे कुछ लोग नीश आपने बातचीत में भी सुना होगा कि बड़ा नीश उनका आइडिया है, या लिविंग बीइंग है कि यही पानी पिएंगे, यही इसी स्कूल में पढ़ेंगे, यही टीवी देखेंगे, तो वो नीश हो गया। तो एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, हालांकि बायोम नीश ना होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, बायोम। बायोम भी ना होता तो हमारा आंसर इकोसिस्टम हो जाता। तीनों आंसर सही है, लेकिन इन सब में सबसे छोटा जो जगह है, मेन जगह है, जैसे कॉलोनी, कॉलोनी की जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर कॉलोनी, आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, फिर कॉलोनी हो गई, कॉलोनी के अंदर घर है, तो घर समझिए नीश है। जैसे सबका घर अलग अलग टाइप का होता है ना, तो उसी तरीके से वो नीश हो गया। ठीक, अगला क्या है, आर्कियोप्टेरक्स पूछ रहा है। आर्कियोप्टेरक्स क्या है, ये जुरा, अब देखिए बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं, तो आप पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे ऑप्शन। अब इसका पढ़ने जाएंगे चिड़ियाओं के बारे में, जुरासिक बर्ड्स के बारे में, तो 2 महीना तो आपको यही पढ़ने में लग जाएगा। तो बस आप ध्यान रखिए आर्कियोप्टेरक्स क्या है, वो एक जुरासिक एरा का क्या है, बर्ड है। तो ऐसा भी टेरेक्स वेरेक्स करके आ जाए, आपने नाम सुना होगा ना, जुरासिक मूवी देखी होगी, तो उसमें टीरेक्स करके एक होता है, डायनासोर, डायनासोर होता है, तो वो टीरेक्स है। उसी तरह आर्कियोप्टेरक्स उड़ने वाली चिड़िया होती हैं। एक्चुअली में बर्ड्स भी क्या है, डायनासोर ही हैं एक तरीके से। लोग कहते हैं डायनासोर्स खत्म हो गए, लेकिन बर्ड अभी भी डायनासोर अभी भी बर्ड्स के फॉर्म में जिंदा है। जितनी भी बर्ड्स हैं वो डायनासोर ही हैं। ठीक, आर्कियोप्टेरक्स इज द मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ, लिटरली मानिए जो डायनासोर है वो बर्ड्स हैं, डायनासोर इंस्टिंक्ट नहीं हुआ। अगला, विच एनिमल मेनली ईट मीट्स, तो आप ये इसको रिसर्च करके बताइएगा कि कौन सा, इतना कठिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप खोजिएगा कौन से जानवर मीट खाते हैं। तो मैं तो कार्निवोर जानता हूँ, देखिएगा आंसर हो गया सी। ठीक, जोक्स अपार्ट, कोई भी क्वेश्चन आसान कठिन नहीं होता। ये केमिस्ट्री का है, बाद में देखेंगे। ये जिन्होंने मेरी स्लाइड बनाई है थोड़ा वो कहीं कहीं मिस कर गए हैं। ओके, थोड़ा सा क्विक आते हैं। लाइकेंस आपको बताया ना, पीछे बताया था, लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी एंड फंगाई के क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, शैवाल और कवक। यहाँ लाइकेंस जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर टुगेदर लिव्स विद फंजाई। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन होता है, बीजीए। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो सनलाइट से क्या बना लेता है, फूड। और फंगाई फूड नहीं बना पाता है, लेकिन फंगाई क्या करता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये इसको प्रोटेक्शन देता है बीजीए को, बीजीए और फंगाई। तो ये बीजीए क्या करता है, फूड बनाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। बीजीए के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और फंजाई के अंदर खुद फूड नहीं बना पाता, ये हेटरोट्रॉफ होता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन दे सकता है, फिजिकल प्रोटेक्शन दे सकता है किसको, बीजीए को। तो बीजीए और ये दूसरे को मिला के कैसा बना लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं।
उसका एग्जाम्पल दे रखा है, मैं कुछ सिम्बायोटिक कुछ इस टाइप के रिलेशनशिप के मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक, ओके, ये देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। जैसे बीज और फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, बीज को नेक्टर मिल जाता है, ठीक, दोनों का फायदा हो, तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया, दोनों को फायदा है। कमेंसलिज्म का क्या मतलब होता है? एक को फायदा होता है, एक को कुछ भी नहीं होता है। जैसे बार्निकल्स ऑन वेल्स, वेल्स होती है, वेल मछली देखेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे चिपके रहते हैं बहुत सारे, तो वो वेल मछली को नुकसान नहीं करते हैं, यानी कि किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन उनको, बार्निकल्स को फायदा होता है। तो ये एग्जांपल हो गया। पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है कि एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है। जैसे टेप वर्म, हमारे पेट में कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को तो फायदा है, हमें तो नुकसान है, हमें तो बीमार कर देंगे वो। उसी तरीके से कंपटीशन होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, बोथ लूज करते हैं। जैसे प्लांट क्या करते हैं? कंपीट करते हैं सनलाइट के लिए, तो दोनों लोग को, दोनों प्लांट्स को, दोनों सबको नुकसान होता है। प्रीडेशन, एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है, तो प्रे को तो फायदा होता है, प्रीडेटर को तो फायदा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रे को क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे लायन हंटिंग अ डियर। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान होगा। हमने यहाँ कमेंसलिज्म में क्या देखा कि एक को फायदा होगा, पॉजिटिव, एक को कुछ नहीं होगा, लेकिन एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, एक को कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान होगा, ठीक, नेगेटिव होगा। जैसे पेनिसिलियम फंगस किलिंग बैक्टीरिया। पेनिसिलियम क्या कर रहा है? पेनिसिलियम नाम का फंगस आपको बताया था ना, फंगस पीछे पहले क्वेश्चन में। पेनिसिलियम क्या होता है? फंगस होता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ये जो क्वेश्चन था लाइकेन का, वो मैंने दिखाया आपको एग्जाम्पल लेके। ये एल्गी है, क्या एल्गी? ये क्या है? फंगस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है, जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? लाइकेन है। तो फंगस क्या करता है? आपको बताया, फूड नहीं बना सकता, एल्गी फूड बना सकता है, लेकिन ये फंगस प्रोटेक्शन दे सकता है, कि इसको प्रोटेक्शन दे सकता है एल्गी को, तो ये दोनों मिलकर लाइकेन बना लेते हैं। ठीक, वेस्कुलर प्लांट आपको बता ही दिया, ये सारा कहानी बता दिया। ठीक, आते हैं स्पायरोगारा। अब आप खोजिएगा स्पायरोगारा, मैंने पीछे बताया था आपको कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गे का है, ग्रीन एल्गे का, हालांकि मैंने आंसर दे रखा, आंसर सी है स्पायरोगारा। अब ये भी पूछ सकता है कि स्पायरोगारा एल्गी तो है, पर ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है कि ग्रीन एल्गी है कि व्हाइट एल्गी, ये भी मैंने देखा, दे रखा है। ब्राउन एल्गी क्या होते हैं? दिस ग्रुप्स इंक्लूड लार्ज मल्टीसेलुलर मरीन एल्गे फाउंड इन कोल्ड ओशियन वाटर। एग्जांपल्स आर केल्प, केल्प होता है ना, केल्प नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्प के बारे में पढ़िएगा, बहुत कहानी करता है ये। सरगासम घास, सरगासो सी के पास होती है ना, सरगासो सी आपने नाम सुना है ना, तो वहां पर एक घास उगती, पानी के अंदर घास ही बोलते हैं, लेकिन वो एल्गी है, ब्राउन एल्गी, वो सरगासम है। दे आर ब्राउन ड्यू टू पिगमेंटेशन, एक पिगमेंटेशन होता है फुक्सैंथिन करके, इसलिए ब्राउन होते हैं। स्पायरोगारा, स्पायरोगारा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करती हैं। रेड एल्गे देखते हैं, मोस्ट मरीन एल्गे, ज्यादातर मरीन एल्गे होती हैं जो डीप वाटर्स में पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? रेडिश होती हैं। ग्रीन, ओ एक सेकेंड, और क्या एल्गी है? ग्रीन एल्गे। तो स्पायरोगारा कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गे। दिस इज द ग्रुप विच स्पायरोगारा बिलोंग्स। स्पायरोगारा किस ग्रुप में बिलोंग करता है? मैंने ब्राउन एल्गी बता दिया क्या आपको? नहीं, स्पायरोगारा ग्रीन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी डिवीजन क्लोरोफाइटा की वजह से होता है। हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू हायर प्लांट्स मेकिंग देम अपीयर ग्रीन। स्पायरोगारा इज अ फिलामेंटियस ग्रीन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट। कुछ ओशियनिक वाटर में है, कुछ बहुत सॉल्टी मरीन वाटर में पाए जाते हैं, डीप मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो रेड एल्गे मरीन डीप वाटर में पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गे जो है कोल्ड ओशियनिक वाटर में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गे का एग्जांपल याद रखिए, ब्राउन एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गी ये कंज्यूम भी करते हैं मेरे ख्याल से, केल्प वगैरह को कोई जानवर वगैरह या कंज्यूम करते हैं, कोई करंट अफेयर भी मैंने पढ़ रखा है कहीं पर, देखिएगा। केल्प और सारागासो सी के अराउंड एक घास समुद्र में पाई जाती है, उसको बोलते हैं सारगासम। रेड एल्गी है, मरीन एल्गी है, गहरे पानी में पाई जाती है। ग्रीन एल्गी जो कि एग्जाम्पल है किसका? स्पायरोगारा का, वो है। क्यों क्यों ग्रीन दिखती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जैसा चीज पाया जाता है, इसलिए ग्रीन एल्गी। व्हाइट एल्गी, व्हाइट एल्गी जैसी कोई चीज नहीं होती, इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ समरी मैंने दे रखा है, स्पायरोगारा ग्रीन एल्गी। ठीक, आते हैं अगले टर्म, विच एल्गी इज एन एग्जाम। एल्गी का क्या एग्जांपल है, तो आपको बताना है। पीछे मैंने क्वेश्चन में आपको आंसर में बताया है कि एल्गी का एग्जांपल क्या है, फनेरिया लिखा हुआ है मैंने। डायटम्स देख लेना है, ठीक। और मैंने आपको कहीं बता, एक सेकंड और, कोई क्वेश्चन मिस कर कहीं बताया आपको? डायटम हो गया, राइजोफेस हो गया, फनेरिया हो गया। डायटम मैं शायद छोड़ गया हूँ, तो इसका आंसर तो सी दे रखा है इन्होंने, नहीं सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए। ठीक, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, ए। डायटम्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी, स्पेसिफिकली माइक्रो एल्गी। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी एल्गी होते हैं आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है। डायटम्स हैव यूनिक फीचर, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सिलिका, मैंने आपको कहीं बताया था चिटिन। उसी तरीके से ये एल्गी जो है डायटम्स है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की, ग्लास लाइक जैसे होते हैं।
ठीक, डायटम्स आर इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर प्ले क्रूशियल रोल इन एक्वेटिक फूड वेब, याद रखिए फूड वेब में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और डायटम्स है क्या, एल्गी के एग्जांपल हैं। स्पायरोगारा, आप मैंने आपको बताया कौन सी एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। ठीक, डायटम्स कैसे, डायटम्स क्या है, वो क्या है, खुद भी एल्गी है। ठीक, अगला देखते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। अभी मैंने आपको उसमें मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया था, वहां पर प्रोटिस्टा पढ़ाया था, फंजाई पढ़ाया था, प्लांट पढ़ाया था, प्लांट के फर्दर डिवीजन बताए थे, एनिमलिया रह गया था। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये सॉरी, ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, सबसे ज्यादा किस ग्रुप ऑफ किस कौन से एनिमल, किस ग्रुप के एनिमल सबसे ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये हिंदी में भी देखते रहिए, मैं हिंदी में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो जब हम एक बार मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है तो खत्म करते हैं इसको। ठीक, तो लार्जेस्ट एनिमल जो है कौन से हैं, वो आर्थ्रोपोड से। ठीक, अगला क्या, विच एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स, ये मैं यहीं पर रोक दूं क्या, ठीक है यहीं पर रोकते हैं, अगले बार अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके।